बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इसका है लेक्चर 1। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हम इसका तारुफी पेज, जो पेज नंबर 93 है, इस पे बात करेंगे। प्यारे बच्चों, कहानी ही कहानी में हम इस चैप्टर का खुलासा करेंगे। आप लोग मेरे साथ रहें। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 93 पर आपके सामने होना चाहिए। पेज 93 पे चैप्टर का सबसे पहले टाइटल दिया हुआ है, उन्वान दिया हुआ है। चैप्टर का टाइटल है एनर्जी। एनर्जी हम कहते हैं तवानाई को। बाद लोग इसे ताकत भी कहते हैं। जो इस चैप्टर को पढ़ने का मकासद है कि तालिब इल्म पहचान सकें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। अब जितनी ज़्यादा सलाहियत होगी मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी है। तवानाई मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती है। सामने तस्वीर में आप एक आइसक्रीम की तस्वीर देख रहे हैं। स्टोर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी भी कहा जाता है इसको। देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम बहुत कुछ काम ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी, एक मूविंग बॉडी के अंदर एनर्जी जो होगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। जितनी तेज़ बॉडी मूव कर रही है उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, और उसके मास पे भी डिपेंड करता है कितना मास है और कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी असल में एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी होती है। ये आपके हमारे सामने लाइट एनर्जी, बल्ब की तस्वीर है जो कि हमें रोशनी दे रहा है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें दे रहा है। साउंड एनर्जी, साउंड में बहुत एनर्जी होती है। साउंड एनर्जी की वजह से हमारे कानों के पर्दे हरकत करते हैं जब उसे साउंड टकराता है। इसके अलावा साउंड एनर्जी की मदद से शीशे भी टूट सकते हैं। अगर एक तेज़ धमाके की आवाज़ आए तो हो सकता है उससे इतना साउंड पैदा हो कि शीशे टूट जाएं, गाड़ियों के, घरों के। तो साउंड में बहुत एनर्जी होती है। हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ ए बॉडी। अगर ये बॉल इस जगह पड़ा हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगर इसको हाइट पे ले जाया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर इस हाइट से हम इस बॉल को छोड़ दें तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी अगर ये ज़मीन की तरफ आ रहा है, और साथ ही काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ना शुरू हो जाएगी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए बॉडी। तो ये स्पीड पकड़ता जाएगा नीचे आने के दौरान। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। यहाँ पे देखें, थर्मल एनर्जी, हम हीट की मदद से खुराक तैयार कर सकते हैं। तो हीट कैसे मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थर्मल एनर्जी में, लाइट में भी, तो हमने खाना बनाया। तो हम आगे जाते हैं। ये चैप्टर का कवर पेज की एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, स्टेट एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हमने बयान करना है एसआई यूनिट। एनर्जी के यूनिट्स क्या हैं? हम हर एक चीज़ को नापना चाहते हैं। तवानाई को कैसे नापेंगे? जो पैमाइश के मयारी यूनिट हैं, जो बैनुल अक़वामी निज़ाम के ज़रिए बयान करता है, उसे एसआई यूनिट कहा जाता है। ठीक है, पैमाइश के मयारी यूनिट जो बैनुल अक़वामी निज़ाम के ज़रिए बयान करता है वो एसआई यूनिट कहलाते हैं। अब एनर्जी क्या है? हम आसान अल्फाज में कहते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत है। एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? तवानाई की एक शक्ल का दूसरी शक्ल में मुंतकिल होना एनर्जी कन्वर्जन कहलाता है। जैसे आपके सामने ये स्टोर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी आइसक्रीम में। अगर ये बच्चा आइसक्रीम खा ले तो क्या होगा? एनर्जी इसको मिल जाएगी। उसके बाद ये खेले, बातें करे, साइकिल चलाए, ये उसी तवानाई को खर्च कर रहा है, मोशन पैदा कर रहा है। उसी तवानाई की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, साइकिल चला रहा है तो स्टोर एनर्जी इसने ले ली और उस तवानाई की मदद से यहाँ पे मोशन क्रिएट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है। इस तरह रेडिएंट एनर्जी, सनलाइट पड़ रही है, ज़मीन पे आ रही है,
पौधा सनलाइट को जज़ब कर रहा है और उससे क्या कर रहा है, फूड तैयार कर रहा है। तो उसका जो फूड है एक केमिकल स्टोरेज है, असल में तवानाई को ज़ख़ीरा कर रहा है। तो बेसिकली लाइट इस पे पड़ी, इसने उस लाइट को इस्तेमाल किया और स्टोर एनर्जी तैयार कर ली। ठीक है, तो लाइट को स्टोर एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में मुंतकिल कर दिया। लाइट एनर्जी को इसने यूटिलाइज किया है ताकि अपना फूड प्रिपेयर करे। अब हम आते हैं कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, ये पहली 3 तस्वीरों में सनलाइट, विंड मिल दिखाई है विंड एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, हाइड्रो पानी की मदद से, ठीक है, एनर्जी जनरेट करना वाटर की मोशन से, वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी, तो हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मूविंग वाटर से हम बिजली बनाएंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल में हमारे पास क्या आते हैं, ऑयल, गैस, कोल, न्यूक्लियर फ्यूल से भी हम बिजली बना सकते हैं या तवानाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये डिप्लीटेड हो जाती हैं। ऐसी सोर्सेज जो डिप्लीट हो जाएं, खर्च हो जाएं, वक्त के साथ कम होती जाएं, हम उन्हें यूटिलाइज करते जाएं और ज़ख़ीरे को ख़त्म करें और वो ज़ख़ीरा दोबारा आसानी से पैदा ना हो सके, तो ऐसी रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं कि ये डिप्लीट हो जाती हैं, खर्च हो रही हैं और दोबारा से पैदा करने के लिए कोई मुख्तसर वक्त नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि ये सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगी, जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज तवानाई के वो ज़रिए हैं जो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो दोबारा से नेचुरली रीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा से पैदा हो जाती हैं। अपने जितना भी हमने खर्च किया होता है वो दोबारा जनरेट हो जाता है। यानी नेचर में इतनी मिकदार में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं कि हम इन्हें डिप्लीट नहीं कर सकते इसके सोर्स को। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं क्या एडवांटेजेस हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो अपने नुकसान को पूरा कर देते हैं नेचुरली। अब फ़ायदा क्या है, हवा को, पानी को या सनलाइट को यूज़ करके तवानाई हासिल करना, इनकी मदद से इसके फ़ायदे क्या हैं। एक तो ये सेफ़ है, ठीक है, एबंडेंटली अवेलेबल है और क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी कहा जाता है इसे, मल्टीपल फॉर्म्स में मौजूद है। हम सनलाइट से, सोलर पैनल्स की मदद से बिजली बनाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे हैं। हम हवा की मदद से बिजली भी बनाते हैं और फ़ायदे भी उठाते हैं। इसी तरह हम पानी से बिजली भी बनाते हैं और फ़ायदे भी उठाते हैं। तवानाई यानी हम हासिल कर सकते हैं इन तीनों ज़राए से। ये एक टेक्नोलॉजी है, फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है कि खर्च हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, बल्कि हमने टेक्नोलॉजी बनाई है कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं, इस नेचुरल जो रिसोर्स है इससे फ़ायदा उठाएं, कुदरती ज़राए से हम अपना फ़ायदा करें। एयर पोल्यूशन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन नहीं होती, तो फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा नहीं होगा। एयर पोल्यूशन से बच जाएंगे इनको इस्तेमाल करके। हम लेस डिपेंडेंट होंगे फ्यूल इंपोर्ट करने में, फ्यूल इंपोर्ट ना करें बल्कि जितना सनलाइट पड़ रही है। अच्छा, आपको एक मालूमात देता हूँ, पाकिस्तान में इस सबक से थोड़ा हटके है, इतनी सनलाइट पड़ती है कि आप बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरत से भी 10 गुना ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। इसी तरह विंड से भी हमारी टोटल ज़रूरत से भी 10 गुना ज़्यादा बिजली बना सकते हैं और पानी से तो बहुत ज़्यादा 200 टाइम से भी ज़्यादा जो है हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। इससे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से यूज़ करने से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होती हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यानी उनकी इंस्टॉलेशन में, अगर सोलर पैनल है तो इंस्टॉलेशन करनी होगी, कोई बंदा इंस्टॉलेशन करेगा, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बिकेंगे, इंडस्ट्री कामयाब होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम कैसे, हाउ कैन वी सेव एनर्जी, जो कवर पेज पे एक सवाल है, तवानाई की बचत कैसे कर सकते हैं। हमारे घर में सनलाइट तो पड़ती है, सनलाइट जब है अवेलेबल तो हम क्या करें, लाइट बल्ब को यूज़ ना करें कमरों को रोशन करने के लिए, बल्कि सनलाइट का इस्तेमाल करें, कर्टन्स हटा के,
विंडो से कर्टन्स हटाएं ताकि सनलाइट कमरे में आए, और दिन के औकात में लाइट बल्ब यूज़ ना करें। इसी तरह अगर एक कमरे से हम जा रहे हैं, थोड़े वक्त के लिए जा रहे हैं या ज़्यादा वक्त के लिए जा रहे हैं, तो हम उस कमरे में अगर मौजूद ही नहीं है तो हम उसके लाइट बल्ब्स बंद रखें, फैन हीटर ऑफ कर दें। और अगर हम ज़्यादा देर के लिए जा रहे हैं तो कमरे को लॉक कर रहे हैं, तो फिर उसकी सारी चीज़ें चेक करें कि हमने कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को प्लग इन तो नहीं किया हुआ, वो स्टैंड बाय पे तो नहीं पड़ा हुआ। इसी तरह अगर हम दांत ब्रश करते हैं या शेव करते हैं तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें कि टैप को क्लोज रखें जब हम उसे पानी को इस्तेमाल नहीं कर रहे। हाँ, गार्गल्स करने के वक्त आप टैप को ओपन कर लें, और जब आप गार्गल्स नहीं कर रहे, पानी यूज़ नहीं कर रहे, तो टैप को क्लोज रखें। डिक्रीज टाइम ऑफ शावर, यानी अगर हम शावर ले रहे हैं तो हम कम से कम वक्त में शावर लें। ये ना हो कि हम घंटा घंटा शावर के नीचे खड़े रहें, तो इससे हम बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया करेंगे, और उसी पानी को टैंकी में चढ़ाने के लिए हम मोटर और बिजली यूज़ करते हैं, उसका भी नुकसान करेंगे। ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि शावर के बजाय बकेट में पानी कलेक्ट करके इस्तेमाल किया जाए, इसलिए कि आपको पता चले कि आप कितना पानी इस्तेमाल कर चुके हैं। वॉइस कंस्ट्रक्शन, ये भी एक आइडिया है कि हम कंस्ट्रक्शन को, अपने घरों को तामीर जो करते हैं, तो हम उसको सन फेस पे रखें कि सूरज की लाइट उस पर पड़े, और ज़्यादा वक्त तक जो है सूरज की लाइट से हम कमरों को रोशन रख सकें। अननेसेसरी ट्रैवलिंग को भी अवॉइड किया जाता है कि पेट्रोल कंजम्पशन होती है, हम गैर ज़रूरी सफ़र बिल्कुल ना करें। ये तो कुछ मालूमाती बातें थी। हम आगे चलते हैं कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सूरज मुस्कुरा रहा है आपके सामने। हमारे पास दुनिया में सबसे बिगेस्ट और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सनलाइट पड़ रही है, और सूरज एक स्टार है जो क्या कर रहा है, हरारत खारिज कर रहा है, रोशनी खारिज कर रहा है। सूरज से रेडिएशन की सूरत में हमारे पास लाइट जो पड़ रही है, वो लाइट असल में मेन सोर्स है जो प्लेनेट अर्थ पे लाइफ के भी रीज़न है। आगे हम बात करते हैं, एक सवाल उन्होंने कवर पेज पे डाला है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। भाई, दुनिया की आबादी मुसलसल इजाफा हो रहा है, और इस इजाफे में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है एनर्जी कंजम्पशन में भी। इस वक्त दुनिया में कम व पेश 700 करोड़ की तादाद में इंसान होंगे। उन सब की ज़रूरत है, हर एक को रोशनी भी चाहिए, और बिजली की मदद से और मुख्तलिफ सूरतों में वो तवानाई को हासिल कर रहा है। तो इंसानी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 50 साल में दुनिया में इतने इंसान होंगे, उनको इतनी ज़रूरत होगी। फॉसिल फ्यूल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेन एनर्जी सोर्स जो है ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस, कोयला। इन तीनों को जो कि डिप्लीट हो जाती है, सोर्स ख़त्म हो रही है, तो अगले 50 सालों में एक अंदाज़ा है कि हम सारे फॉसिल फ्यूल्स निकाल के ख़त्म कर लेंगे। तो उसके बाद इंसानों को क्या करना होगा, तवानाई कैसे हासिल करेंगे। फ्यूचर जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे काम करने के लिए है। तो फ्यूचर में इंसान जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को खर्च कर रहा है, ये रिन्यूएबल पे जाएगा। और रिन्यूएबल कौन से सोर्सेज हैं, इंसान काम करेगा कि विंड से एनर्जी बनाओ, सोलर से एनर्जी बनाओ, पानी से एनर्जी बनाओ, हाइड्रो से, और इसी तरह टाइडल से, जो पानी की मौजें बनती हैं, उनसे जो है बिजली बनाए। और भी बहुत से तरीके होंगे, लेकिन ये सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन के लिए इसकी वजाहत की है। अब हम आते हैं बुक के कवर पेज से आगे जाते हैं पेज 93 पर। तो आप किताब का सफ़ा 93 पे आ जाए। हमारे पास इसकी हमने ट्रांसलेशन भी करनी है, एक्सप्लेनेशन भी करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा। मैं प्यारे बच्चों आपको बताता चलूँ कि ये जो है ट्रांसलेशन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश पढ़कर, और कोशिश मैं करूँगा कि इंग्लिश कम से कम पढूँ, और मेन जो पैराग्राफ के स्टार्ट की लाइन है वो पढूँ, ताकि आपको पता चले कि इस वक्त किस पैराग्राफ पे है। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये 1 गो में की जाती है, इसमें मेरे पास एडिटिंग के ऑप्शंस नहीं होते, इसलिए अगर कोई गलती हो तो उसकी फ़ौरन निशानदही करें। कमेंट्स बॉक्स में आपके पास ऑप्शन होता है। आप इस वीडियो को अगर ये
स्लो है या वर्ड्स पर मिनट कम है तो स्पीड में भी प्ले स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं और बार बार सुन सकते हैं। तो हम चलते हैं, इस पेज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा है एनर्जी यानी तवानाई या ताकत। कहते हैं क्या ये पॉसिबल है कि सनलाइट के बगैर ज़मीन पर लाइफ मौजूद हो? मेरे ख्याल से तो नहीं। उसकी वजह क्या है कि सनलाइट जो ज़मीन पर पड़ती है तो इसके बहुत से मकासद हल होते हैं। सबसे पहले पौधे अपनी खुराक सनलाइट की मौजूदगी में बनाते हैं। अगर लाइट ही नहीं होगी तो पौधा फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? वो अपनी खुराक कैसे तैयार करेगा? अगर पौधा खुराक तैयार नहीं करेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। उसी खुराक को इस्तेमाल करके उसने अपना स्ट्रक्चर ग्रो करना होता है और फल पैदा करने होते हैं। तो जब पौधे नहीं होंगे तो पौधों को इस्तेमाल करने के लिए जो प्राइमरी कंज्यूमर है यानी कि जो ग्रेजर्स वगैरह हैं उनकी लाइफ भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और ओमनीवर्स हैं जो रिलाई करते हैं यानी हम इंसान जो पौधों पर भी और प्लांट्स पर भी और यानी कि वेजिटेरियन भी होते हैं। इसके अलावा हम जानवरों को भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास प्लांट्स भी नहीं होंगे, एनिमल्स भी नहीं होंगे तो हम खुराक के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो इसी तरह पूरे प्लेनेट अर्थ की लाइफ एक्सटेंक्ट हो जाएगी। पूरी हर किस्म की ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ज़मीन एक कोल्ड एनवायरनमेंट की जगह बन जाएगी क्योंकि सन की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो ज़मीन एक ठंडा प्लेनेट बन जाएगा जहाँ कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम पैराग्राफ शुरू करते हैं। सन जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो सनलाइट हम पे हमारी प्लेनेट अर्थ की तरफ आ रही है, हीट आ रही है, एनर्जी जो सन से आती है बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, फ़िज़ा के लिए, माहौल के लिए, तमाम लिविंग थिंग्स के लिए। हीट और लाइट की सूरत में सपोर्ट होती है लाइफ को और टेम्परेचर भी ज़मीन का, इस प्लेनेट अर्थ का मेंटेन रहता है, हमारे माहौल का। आगे कहता है एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग। एनर्जी जो इस्तेमाल होती है डे टू डे टास्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमें नक्ल हमल के लिए भी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, रनिंग के लिए, अपने पंखे चलाने के लिए, लाइट्स चलाने के लिए, टीवी देखने के लिए तवानाई की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री में काम हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की। तो कहता है सो एनर्जी डज थिंग्स। तो असल में तवानाई हमारे लिए बहुत से काम कर रही है। साइंसदान जो तवानाई की तारीफ करते हैं, ब्रैकेट में लिखा है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। अब ज़रा हम यहाँ से आगे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिकेट खेल रहा है एक बैट्समैन, वो जब डिक्लेयर होता है क्लीन बोल्ड, तो क्रिकेट बॉल जो है असल में ये क्या करते हैं, शटर स्टंप। असल में बॉल जब टकराती है तो ये विकेट उखाड़ देती है ना, बेल्स गिरा देती है। तो ये होता कैसे है, ये जो वर्क डन हुई, जो काम हुआ है कि शटरिंग ऑफ स्टंप जो हुई है, जो विकेट उखाड़ देती है, विकेटें बिखेर देती है, ये असल में एनर्जी की वजह से होता है। बॉल में एनर्जी होती है, जो एनर्जी है बॉल की उसी की वजह से डिस्प्लेस हुए है, जगह चेंज हो गई है, विकेट उखड़ के नीचे गिर गई है या आगे चली गई है। तो ये काम जो बॉल ने किया है, असल में बॉल में एनर्जी थी, जब वो विकेट से टकराई तो उसने विकेट को उखाड़ दिया या हिला दिया। इसी तरह सिमिलरली मूविंग हैमर जो होता है, जब हम हैमर लगाते हैं नेल के हेड पे तो वो एनर्जी जो नेल को मिल जाती है वो पुश कर देती है नेल को उसको वुड के अंदर, ठीक है। तो हैमर ने काम किया नेल पे, पुशिंग इनटू द वुड, वुड में नेल चला गया। अब हम साइड पे एक साइंस टेस्ट बिट्स है, छोटी सी मालूमात है, दिलचस्प मालूमात, हम जरा इसे देखते हैं। बॉक्स में पेज पे एक साइड पे बॉक्स बना है, विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं रहेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए होती है हर वक्त काम करने के लिए, दिन भर के और ज़िंदा रहने के लिए। तो डिफरेंट फॉर्म्स में एनर्जी यूज़ करते हैं, एनर्जी रिक्वायर होती है हमारी बॉडी को। इंटरनल ऑर्गन्स को भी, हमारे हार्ट को भी एनर्जी चाहिए, तो वो बीट कर रहा है, तो इन सब को की ज़रूरत है। तो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ग्रो करने के लिए, हमारे माइंड को थिंकिंग के लिए फूड जो है ये एनर्जी सोर्स है जिसे हम लेते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। जब हम भूखे होते हैं, हंग्री होते हैं, तो हमें ज़्यादा
खुराक चाहिए होती है, ये खुराक का सिग्नल है कि हमें इनटेक करना है खुराक को, तवानाई को हासिल करना है। तवानाई हम फिर खुराक से भी हासिल करते हैं। अच्छा, अब है हेडिंग मेरे पास मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी को नापेंगे कैसे? ठीक है, ये है मेरे पास पेज 94, हम 94 पेज पे थे। मेजरमेंट ऑफ एनर्जी जो है, अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, जो बैनुल-अक़वामी निज़ाम है यूनिट्स के हवाले से, इन्होंने एनर्जी को मेजर करने के लिए कहा है कि जूल एक यूनिट नहीं है। अदर यूनिट्स भी होते हैं, लेकिन हमारे पास जो ऐसा यूनिट है ये है जूल। अब एनर्जी का यूनिट है, या एनर्जी को दूसरी सूरत में हम क्या कहते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। तो 1 जूल से कितना वर्क डन हो सकता है, यानी ये कितनी एनर्जी है और क्या नतीजा पैदा कर सकती है, कितना वर्क डन हो सकता है इस एनर्जी से। तो हम कहते हैं कि अगर 1 जूल होगा तो वो क्या काम करके दिखा देगा। तो ये करेगा कि अगर 1 जूल किस चीज़ के बराबर है, हम अगर देखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि 1 जूल बराबर है वर्क डन के, और वो वर्क डन क्या है कि 1 न्यूटन अगर फोर्स अप्लाई किया जाए और एक बॉडी को वो टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा दे, तो हम कहेंगे कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हो गई है, 1 जूल ने ये परफॉर्मेंस दी है, यानी 1 जूल एनर्जी खर्च हुई है इस वर्क डन को करने में। तो फिजिक्स के मुताबिक जो काम हुआ है वर्क डन की, वो ये है कि 1 जूल ने क्या किया कि 1 न्यूटन फोर्स अगर आप अप्लाई करते हैं और एक बॉक्स को 1 मीटर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मूव करा दें, तो हम कहेंगे 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई है इस काम में। इस काम में दरकार थी जो एनर्जी, वो 1 जूल है। 1 जूल की वजह से ये काम हुआ है। ठीक है। अच्छा, हम जूल को ज़रा कंपेयर करते हैं डेली लाइफ से। कहता है कि एक हार्ट बीट पेज है, हम इस वक्त 95 पे। कंपैरिजन ज़रा देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है कि 1 जूल एनर्जी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी एनर्जी है जो एक हार्ट बीट के लिए दरकार है। ठीक है, तो 1 जूल एनर्जी होगी तो 1 हार्ट बीट हो जाएगी। तो हमारा दिल 1 मिनट में 72 टाइम्स तो अप्रॉक्सीमेटली धड़कता है। इसी तरह अगर हम चल रहे हैं या भाग रहे हैं तो दिल की धड़कन भागने में ज़्यादा तेज़ है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हम बोलते हैं, अगर 1 टन एक्सप्लोसिव है, एक टन होता है 1000 kg धमाका खेज मवाद, TNT। धमाका खेज मवाद की कई इकसाम हैं, यहाँ पर TNT एक एब्रीवेशन दी हुई है। तकरीबन 1 टन अगर एक्सप्लोसिव खर्च हो जाए, ठीक है, तो उससे कितनी जूल एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये तकरीबन एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, 4 अरब 20 करोड़ एनर्जी, जूल एनर्जी रिलीज होगी अगर 1 टन 1000 kg TNT फट जाए, तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। कोई 4 अरब 20 करोड़ है, इसको देख लें मैथमेटिक्स में ये क्या रीडिंग है। इसी तरह फ्लाइंग मॉस्किटो जो है, ये क्या कैरी करता है, इसमें किसका कितनी एनर्जी होती है कंज्यूम, या इसके पास कि ये फ्लाई करता है 0.000001 जूल ऑफ एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली। ये इतनी एनर्जी को इसके अंदर है, तो ये इतना काम करेगा, फ्लाई करेगा। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें। वी नो दैट, हमें पता है कि एनर्जी जो है मुख्तलिफ शक्लों में पाई जा सकती है, जैसे लाइट की सूरत में, रोशनी की सूरत में, हीट की सूरत में, हरारत की सूरत में, आवाज़ की सूरत में, मोशन की सूरत में, हरकत की सूरत में। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं एनर्जी की, मुख्तलिफ शक्लें हैं, बट ऑल दे कैन बी कैटेगराइज। लेकिन हम बुनियादी तौर पे इनके 2 कैटेगरीज में हम इनको लेते हैं। जो मेन ब्रांच है, या तो पोटेंशियल होगी या काइनेटिक होगी। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी असल में स्टोर एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से। मिसाल के तौर पे अगर आप कैटापुल्ट है, ये आपके सामने गुलैल की तस्वीर बनी हुई है पेज 95 पे। अगर गुलैल है, गुलैल की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं,
ये कह रहा है कि इसको समझने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी की वजाहत करने के लिए, इसमें आपने कुछ स्टोन पकड़ा है, उसको खींच दिया है, एक पोजीशन पे ले आए। अब जब तक आपने रिलीज नहीं किया, ठीक है, क्या होगा, जब तक आपने इसको खींचा नहीं है उस वक्त तक तो एनर्जी नहीं है। जब आपने इसके अंदर इसको पुल बैक कर दिया, स्ट्रेच हो गई है, अब एनर्जी इसमें स्टोर हो गई है। फर्ज करें बीच में पत्थर भी रखा हुआ है, ओए होए, अब क्या होगा, अब उस स्टोन के अंदर वो एनर्जी तो मौजूद है, क्योंकि स्ट्रेच इसके जो है, आपने इसको स्ट्रेच किया हुआ है, स्टोर हुई हुई है एनर्जी, ठीक है। जैसे ही आप रिलीज करेंगे, स्टोर एनर्जी ये असल में पोजीशन की वजह से है, ठीक है, रिलीज करेंगे तो स्टोर में तो एनर्जी है, तो फौरन ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, तो वो एक स्पीड से मूव करते हुए इससे निकलेगा। बहरहाल ये कहते हैं सेवरल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैं। केमिकल एनर्जी फ्रॉम बैटरी, एक बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकली स्टोर एनर्जी होती है, जैसे हमारे यूपीएस बैटरी में होती है, उससे हम हासिल करते हैं बिजली जब हमारी लाइट चली जाती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्ट्रेच रबर में होती है, जैसे कैटापुल्ट की रबर में होगी, ठीक है, इसके बैंड में, तो वो पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल है। मोस्ट कॉमन फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ग्रेविटी हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, तो टेबल पे पड़ी हुई किताब के अंदर जो एनर्जी होगी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस तरह मिसाल देता है, रॉक सिटिंग एट द एज ऑफ क्लिफ, किसी भी चोटी के किनारे पे, तो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, बिकॉज इट कैन फॉल डाउन, वो गिर सकता है किसी भी टाइम अगर सूरत हाल बन जाए, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच रही है। तो अगर क्लिफ के एज पे पड़ा हुआ है तो उसमें अब बहुत पोटेंशियल एनर्जी है, अगर वो मूव करने के लिए उसके पास ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो मूव करके नीचे आएगा, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही होगी। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी है एनर्जी एसोसिएटेड, किससे मुंसलिक है, विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, की ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, तेज मूव कर रहा है तेज ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, आहिस्ता मूव कर रहा है कम काइनेटिक एनर्जी। जैसे मूविंग ट्रक है, उसमें बड़ी काइनेटिक एनर्जी होती है। ट्रक इज एट रेस्ट, अगर खड़ा हुआ है तो उसकी जीरो काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी उस वक्त उसमें होगी। बट फास्टर इट मूव, जितना तेज करेगा, हरकत करेगा, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, इंसार होता है कि हाउ मासिव एन ऑब्जेक्ट इज, कि कितना बड़ा है उस पर भी, इस तरह कितना तेज जा रहा है। मिसाल तौर पे ट्रक की मोर काइनेटिक एनर्जी होगी कंपेयर टू मूविंग कार एट द सेम स्पीड, अगर दोनों की स्पीड बराबर है तो ट्रक के अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी, उसका मास ज़्यादा है। हम आते हैं पेज 96 पे। पेज 96 में स्टार्ट करता है कि मैनी फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बहुत सी किस्में हैं। मिसाल के तौर पे थर्मल एनर्जी, हीट एग्जिस्ट बिकॉज मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। एक गिलास में गर्म पानी पड़ा हुआ है, अब जैसे गिलास को हाथ लगाएं, गिलास आपको गर्म लगेगा, पानी गर्म है, उसके एक एक मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी है और मॉलिक्यूल तेज तेज मूव कर रहे हैं, उनके अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये भी शक्ल है, इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। साउंड एनर्जी, ये भी क्या है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू सब्सटेंस एज waves, and light energy is the energy that travels as waves, तो लाइट एनर्जी भी वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है, ठीक है। However, most of the time kinetic energy refers to energy associated with the movement of large visible objects, लेकिन आमतौर पे हम kinetic energy को मुंसलिक किस चीज़ से कर लेते हैं कि क्रिकेट बॉल मूव कर रहा है, उसके अंदर होगी, बस मूव कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन साथ साथ इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह साउंड एनर्जी, इसी तरह मूवमेंट ऑफ एनर्जी है वेव्स की शक्ल में, लाइट एनर्जी, ठीक है, दैट ट्रेवल्स एज वेव्स। हाउएवर मोस्ट ऑफ टाइम, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, बॉल मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रहा है। ज़रा आइडेंटिफाई करें एनर्जी फॉर्म्स इन पिक्चर बिलो एंड कैटेगराइज करें इसको दो कैटेगरी में। एक्टिविटी है, तो ये सनलाइट पड़ रही है। अब ये तो ऊपर जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है इसमें हमने कहा वेव्स आती हैं,
waves and light energy is the energy that travels as waves. तो हम इसे काइनेटिक एनर्जी में लेंगे क्योंकि सनलाइट पड़ रही है तो वो सोलर पैनल्स पे पड़ रही है, तो वो रेडिएशन की सूरत में आ रही है। फिर ये काइनेटिक एनर्जी होगी ना फोटॉन्स के अंदर, तो वो आते हैं, इसे टकराते हैं, ठीक है। इसी तरह जो मूविंग विंड है ये भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी फॉल और इलेक्ट्रिक थंडरिंग से फॉल होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वो आता है और टकराता है, तो ये भी फिर काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो है, स्काई से फौरन ज़मीन पे आ रहे हैं। इसको आज तक इन्होंने कंट्रोल करने के प्लान्स कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका करें कि हम इससे एनर्जी जनरेट कर लें, अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर लें। इस पर साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, ये क्या बना, एक बंदा साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी काइनेटिक एनर्जी, जो ड्रम बीट कर रहे हैं और ट्रम्पेट जो यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रेच रबर में पोटेंशियल एनर्जी है। वाटर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, लेकिन ये वाटर से तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, तो मूविंग वाटर से बनाते हैं, तो आप इसको काइनेटिक एनर्जी ले लें। डैम की शक्ल बनाई है ना, डैम से बिजली बनाई जाती है। वैसे डैम में वाटर रिजर्व भी किया जाता है, लेकिन हम इसको बिजली के सेंस में लेते हैं। इस तरह बैटरी है, बैटरी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद ये हमारी मोबाइल की बैटरी है, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद पेट्रोल है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये मेनली क्या है, पेट्रोल जो है ये स्टोर फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी है, तो जब ये खर्च होगा तो फिर ये हमें तवानाई देगा। आगे हम पेज 97 पे, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये तवानाई की मुंतकिली एक शक्ल से दूसरी शक्ल में किस तरह मुंतकिल होती है। थिंक ऑफ अ बुक लाइंग ऑन शेल्फ। अगर किताब शेल्फ में पड़ी है, आप इस बुक के अंदर जो एनर्जी है पोजीशन ऑफ ए बॉडी की वजह से, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की टाइप, अगर ये अचानक से क्या हो जाए नीचे गिर जाए, तो ये पोटेंशियल एनर्जी तब्दील होगी काइनेटिक एनर्जी में। फॉल हो रही होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, मोशन हो रहा है, तो वही स्टोर एनर्जी इसको मोशन का बायस बन जाएगी। चेंज इन एनर्जी, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम कहते हैं तवानाई की मुंतकिली। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कोल है, केमिकल एनर्जी जो भी कोयले में है वो कन्वर्ट होगी थर्मल में भी, लाइट में भी, ठीक है, हीट भी रिलीज होगी, रोशनी भी। अगर करंट पास हो बल्ब में, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होगी, बल्ब उसको क्या करेगा, लाइट एनर्जी में तब्दील करेगा। इसी तरह बल्ब हीट अप भी हो जाता है, ठीक है, गर्म भी हो रहा होता है थर्मल एनर्जी में भी। इंजीनियर्स ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं कि वो फॉसिल फ्यूल को आसानी से इस्तेमाल करें तवानाई बनाने में, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हीट एनर्जी। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, पेट्रोल, कोयला, गैस, इसको इस्तेमाल करें, बिजली बनाएं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या हीट में रिलीज करें, इजी मेथड, कन्वीनियंट मेथड बनाएं। पॉइंट टू पॉइंट गौर करने की बात, कहता है कैन सिमिलर फॉर्म ऑफ एनर्जी बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। कैसे मुमकिन है कि एनर्जी की एक किस्म एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सके। मेरे ख्याल से तो ये मुमकिन है। जिस तरह के हम पावर बैंक यूज़ करते हैं, उसमें स्टोर इलेक्ट्रॉन होते हैं मोबाइल चार्ज करने के लिए, ठीक है, तो हो सकता है ऐसे। आगे जाते हैं एनर्जी लॉस पे। एनर्जी लॉस असल में डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को कहते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया भी होगी, ठीक है। मस्ट बी नोटेड, ये बात गौर करें कि जब भी कन्वर्जन प्रोसेस होते हैं ना, तो एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, ठीक है, यूजफुल फॉर्म में, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया भी होती है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये लॉस ऑफ एनर्जी है जो ज़ाया हो रही है, ठीक है, डिसिपेट हम करते हैं, जो एनर्जी गायब हो रही है, ठीक है, असल में वो एनर्जी ज़ाया हो रही है। मिसाल के तौर पे अभी ये इन्होंने जिक्र की है ऑटोमोबाइल का, जब पेट्रोल वगैरह डालते हैं, कहते हैं सिर्फ 10% केमिकल एनर्जी यूज़ होती है, गैसोलीन जो भी पेट्रोल हमने डाला है, तवानाई कन्वर्ट करने, गाड़ी को हरकत देने में। बाकी 90% ज़ाया हो रही है जी, इन्वायरमेंट में जा रही है, हीट की शक्ल में इंजन गर्म हो जाते हैं, साउंड की शक्ल में भी गाड़ी चलती है, आवाज़ भी पैदा करती है, उसका इंजन भी हीट अप होता है, तो कम ही फ्यूल है जो उसको हरकत करने में, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करने में खर्च हो रहा है। इन एनर्जी कुछ उसमें खर्च हो रही है, कुछ इसमें खर्च हो रही है, तो बहुत सी एनर्जी डिसिपेट हो रही है। तो साइंसदान इस चीज़ पे भी काम करते हैं कि ऐसी मशीनें बनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दें। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, चलो ये भी देख लेते हैं आज कि ये क्या है। इसका मैं खुलासा करूं तो इन्होंने कहा है कि एक
गमला ले लें, रेत उसमें पड़ी हो, एक ऑब्जेक्ट को लें, हैवी बॉल को, या कोई स्टोन ले लें, उसका कुछ वेट होगा, ठीक है, कुछ हाइट पे उसको ले जाएं और उसको छोड़ें। जब रिलीज करेंगे तो नीचे सैंड पड़ी है, अब वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोन में है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उस सैंड पे जब टकराएगा तो हो सकता है वो निशान एक बना दे, मार्क बना दे, बिल्कुल निशान बनाएगा। जितनी बुलंदी से गिरेगा उतना ज़्यादा निशान नीचे बनेगा, गड्ढा बनेगा। रिपीट करें डिफरेंट हाइट से, कितनी बुलंदी हुई तो कितना ज़्यादा उसने इम्पैक्ट दिया। अब आप कंक्लूजन निकालें, नतीजा निकालें। इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है किस पे, हाइट पे भी। जितना ज़्यादा हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तो इफेक्ट भी ज़्यादा देगी। हाँ, इसके अलावा अगर मास चेंज करें ऑब्जेक्ट का तो उसकी वजह से भी इफेक्ट चेंज हो सकता है। बड़ा पत्थर ज़्यादा बड़ा गड्ढा बना सकता है। अगर सेम हाइट से एक बड़ा स्टोन और एक छोटा स्टोन फेंका जाए तो बड़ा स्टोन ज़्यादा इम्पैक्ट देगा ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ज़्यादा है। चलो अगले पेज पे, पेज है 98 हमारा। कहता है कि इंक्रीजिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया में आबादी बढ़े तकरीबन 700 करोड़ लोग हो चुके हैं, ठीक है, तो एनर्जी डिमांड भी बढ़ेगी। अब इस डिमांड को पूरा कैसे करेंगे? कमर्शियल सोर्सेज जो एनर्जी के हैं बड़े पैमाने पे, वो तो फॉसिल फ्यूल हम जला रहे हैं, कोयला, तेल, पेट्रोल, गैस। लेकिन फॉसिल फ्यूल कंबस्शन से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है? पोल्यूशन क्रिएट होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, हमारी जो माहौल है वो उसकी तबाही है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, तो फिजा में जमा होगी तो उससे क्लाइमेट चेंज होगा, डबल हीटिंग ऑफ अर्थ होगी, वो एक ब्लैंकेट बना लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब जो फॉसिल फ्यूल जो है वो भी लिमिटेड है, अगर वो सारा का सारा खर्च हो जाए किसी दिन तो क्या होगा? तकरीबन अंदाज़ा लगाया जाता है कि जिस रेट से हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो दुनिया ऑयल को जो है ना 50 एक साल तक ख़त्म कर देगी। तो एनर्जी रिसोर्स जो है क्लासिफाई किया जाता है 2 ग्रुप्स में, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल के बारे में कहता है ये ऐसा एनर्जी रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल की हेडिंग पहले है, इसमें ये कह रहे हैं कि जो लिमिटेड है और कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली इन अ शॉर्ट टाइम, मुख्तसर वक्त में कुदरती तौर पे ये दोबारा नहीं बन सकता। तो मोस्ट ऑफ एनर्जी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, फॉसिल फ्यूल, कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होते हैं? दोबारा से पैदा हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है नेचुरल प्रोसेस से। हवा चल रही है, आपने उससे बिजली बना ली, हवा तो चल रही है कंटिन्यूस, और हवा चलेगी। पानी, बहता पानी है, बह रहा है, आगे मूव कर रहे हैं, आप बिजली बनाते जाएं, पीछे से और पानी आ रहा है, सनलाइट से बिजली बनाते रहें, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इससे अगर आप तवानाई हासिल करेंगे तो नेचुरल प्रोसेस है, सनशाइन, विंड, फ्लोइंग वाटर, बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई है, ठीक है, मुसलसल दरख्त ग्रो करते जा रहे हैं, प्लांटेशन हो रही है, मज़ीद लकड़ी पैदा होती जा रही है, बहरहाल जानवर गोबर पैदा कर रहे हैं। इसी तरह कहता है कि पार्ट ऑफ प्लैनेट जो है फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये तो ज़मीन, ये हमारे प्लैनेट का एक ढांचा है, इसमें हवा भी इसका हिस्सा है पूरा, इसमें विंड भी आ रही है, इसमें सनलाइट भी है, इसमें पानी भी है। तो हम इसी स्ट्रक्चर से, इसी जो हमारे पास जो प्लैनेट का ये हिस्सा है ना, ये चीज़ें, तो इन्हीं को हम इस्तेमाल करके एनर्जी बना लें, ठीक है। हमारे बुनियादी जो ढांचा है हमारे प्लैनेट की, इसमें तो शामिल है हवा, पानी, तो हम इसी को यूज़ करें अगर तवानाई बनाने के लिए तो हम ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल मीन्स को, ये लिमिटेड नहीं है, ठीक है, कि ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होती, ना पानी ने ख़त्म होना है, ना इस तरह, मतलब है इससे पानी 70% एरिया जो है अर्थ क्रस्ट का कवर हुआ है 71% पानी से, तो हम इसे अगर बिजली बना रहे हैं तो इस तरह नहीं है कि हम पानी को डिप्लीट कर देंगे बिजली बनाने की वजह से, बिजली बनाने की वजह से नहीं कर सकते डिप्लीट उसको। तो इसी तरह हवा से अगर बिजली बना रहे हैं तो ये नहीं कि हवा खर्च हो जाएगी और दोबारा हवा नहीं आएगी। तो ये जो है नॉन डिप्लीटेबल रिसोर्सेज हैं, कि डिप्लीट नहीं होते, हम इन्हें डिप्लीट नहीं कर रहे, ठीक है, अगर हम इसे तवानाई हासिल कर रहे हैं तब। मैनी रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो हैं बेटर हैं एनवायरनमेंट के लिए कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब फ़ायदा पे बात करते हैं। कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के जो एडवांटेजेस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं? एक तो डिप्लीट नहीं होते, उसके बुरे असरात नहीं है माहौल पे, लीड टू मच लोअर लेवल, हार्मफुल इमिशंस नहीं होती, ठीक है, एनवायरनमेंट को इस तरह नुकसान नहीं है बड़े पैमाने पे। मेन एडवांटेजेस ये हैं कि ये सेफ है,
ठीक है, abundant है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, मुख्तलिफ शक्लों में पाई जाती है ना, हवा से, पानी से, हम जियोथर्मल से, इसी तरह हम लोग जो है सनलाइट से। तो बेसिकली क्या है, असल में टेक्नोलॉजी फ्यूल नहीं यूज़ कर रहे हम, ठीक है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इस जो हमारे पास रिसोर्स है इससे हम तवानाई हासिल करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्स भी वो जो डिप्लीट नहीं हो रही। तो मेन जो वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन है पेज है हमारे पास 99। ये क्या है, ये पाई चार्ट डायग्राम है। इस डायग्राम को हम बोलते हैं पाई चार्ट डायग्राम, जिसमें एक सर्कल में मुख्तलिफ परसेंटेज में चीज़ दी होती है। पेट्रोलियम 32.89% हम यूज़ कर रहे हैं तवानाई हासिल करने के लिए, कोल है 29, नेचुरल गैस है। साइड पे दिया रिन्यूएबल से हम कितना हासिल करें 10.12। ये तो बहुत ही कम है, ये तो बहुत अफसोस की बात है। हमें ज़्यादा रिन्यूएबल पे काम करना चाहिए। रिन्यूएबल में हम वाटर से 6.7 बना रहे हैं, इसी तरह बायोफ्यूल से बना रहे हैं, सोलर से 0.3, 1.45, तो ये बहुत ही कम है। अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंटर पे। ये गौर करने की बात है। एनर्जी एफिशिएंसी जो है सिंपली मीन क्या है, मतलब क्या है कि यूजिंग लेस एनर्जी टू परफॉर्म अ टास्क बाय एलिमिनेटिंग एनर्जी वेस्ट, कि हम एनर्जी को ऐसी डिवाइसेस बनाएं जो एनर्जी एफिशिएंट हों, जो भी फ्यूल यूज़ करें ज़्यादा आउटपुट दें, ठीक है, एनर्जी को डिसिपेट ना हो, ज़ाया ना करें। तो अब हम टिप्स पे बात करते हैं कि एनर्जी को सेव कैसे कर सकते हैं। घरों में कैसे सेव कर सकते हैं यार, आपके पास ऑप्शन है। आप कर्टन्स हटाओ, सनलाइट से कमरा रोशन करो दिन के औकात में, तो लाइटें यूज़ ना करो। लाइट्स, फैन, टेलीविज़न वगैरह जो इलेक्ट्रिक एनर्जी लेते हैं उनको स्टैंड बाय पे ना रखें, उनको टर्न ऑफ पे करें अगर आप नहीं देख रहे। इनका जो है प्लग आउट करें, ठीक है, कनेक्शन जो है ना प्लग दिया है स्विच में वहाँ से इसको हटाएं, ठीक है, जिस टाइम आप उसको यूज़ नहीं कर रहे। स्टैंड बाय पे भी यूज़ कर रहे होते हैं तो बनाएं। आगे पैराग्राफ शुरू करते हैं। वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन जो है ये टोटल एनर्जी यूज़ है इंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है जो इस्तेमाल कर रही है। अब ये यूजेज जो है क्या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है, कोई लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कोई कंट्रीज जो तरक्की याफ्ता हैं वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कम तरक्की याफ्ता वाले कम, ठीक है, इकोनॉमिकली जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डिस्कवर्ड एंड ब्रॉट इनटू यूज। अब हम काम ये करना चाहिए कि मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करें, ठीक है, अल्टरनेटिव तरीके निकालें एनर्जी के डिस्कवरी के और उनको इस्तेमाल करें। वर्ल्ड जो है वो बहुत जल्दी फेस करेगा शॉर्टेज ऑफ एनर्जी नीड, अभी भी फेस कर रहा है, इस वक्त भी एनर्जी क्राइसिस हुआ पूरी दुनिया में। आप देखते नहीं हमारी लोड शेडिंग की क्या वजूहत है, एनर्जी क्राइसिस ही है एक। इसी तरह एनर्जी फॉसिल फ्यूल से जो हासिल कर रहे हैं तो एक चैलेंज है कि रिड्यूस करें इसकी कंजम्पशन, ठीक है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल पे आए। आसान टास्क नहीं है लेकिन ये काम करना होगा, ठीक है। अब डू यू नो पे जाते हैं। ये फॉसिल फ्यूल क्या चीज़ है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। असल में ये हमारा कंसेप्ट ये है, थ्योरी है कि प्लांट मटेरियल और एनिमल मटेरियल जो बरी हो गया है, बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर उस पर गुजर गए हैं, वो कन्वर्ट हो गया है, तो कन्वर्ट हुई, उसकी स्लो डिग्रेडेशन हुई है, तो एनर्जी में कन्वर्ट, वो जो है फ्यूल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। प्लांट से कोयला बन गया है, इस तरह एनिमल जो फॉसिल हैं उससे ऑयल वगैरह बन गया जो भी। तो प्लांट जो है असल में क्या है था, ये इसमें जो एनर्जी जो शोर होती है सनलाइट की वजह से, सनलाइट पड़ती है तो फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट कोई एनिमल खा लेते हैं, ठीक है, तो वो भी एनर्जी उसमें चली गई असल में। तो बुनियादी तौर पे हम जब फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो हम क्या करते हैं, असल में सन ही ने जो पहले एनर्जी दी थी प्लांट को, प्लांट से अगर दफन हो गया तो कोयला बन गया, तो कोयले को हमने यूज़ किया, तो मिलियंस ऑफ ईयर से जो एनर्जी आ रही है सन से हम वो यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है पेज 100 जो कि एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है, जो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला उस पर काम करेंगे। आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो भी सवाल आपके दिमाग में है वो कमेंट्स बॉक्स में आप डालें, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में डालें। मैं ये बताता चलूँ कि मेरे पास वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है, मैंने अभी तक नहीं सीखी है, तो ये वन गो परफॉर्मेंस में होती है, तो इसमें अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप मुझे उससे आगाह करें ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूँ कमेंट्स बॉक्स में। तो बहुत जल्द मैं वीडियो एडिटिंग भी सीख लूँगा और इस वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।